हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आपकी लाली मैडम मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हैं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, है ना? यस बेटा, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, आपने पढ़ा ना, हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका का चौथा अध्याय हमने पढ़ा, चौथा अध्याय, ठीक है, जिसका नाम क्या था बताइए? यही ठैया झुलनी हैरानी ओ रामा। उस पाठ के बाद हम आ गए हैं हमारी कृतिका के अंतिम अध्याय, अंतिम पाठ पर, जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक अज्ञेय जी, पाठ का नाम मैं क्यों लिखता हूँ। अब अज्ञेय जी का नाम आपने पहले भी सुना होगा। आइए इनके जीवन परिचय को और पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं इनके बारे में कि अज्ञेय जी ने इस तरह इस पाठ का नाम ये क्यों दिया कि मैं क्यों लिखता हूँ। बहुत प्रसिद्ध लेखक थे वे, फिर टाइटल देने का क्या कारण था इसके पीछे, ठीक है। सबसे पहले हम जीवन परिचय पर चलते हैं। अज्ञेय जी आप देख सकते हैं, अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को कसया में हुआ। बचपन 1911 से 1915 तक लखनऊ में बीता। शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत मौखिक परंपरा से हुआ। 1915 से 1919 तक श्रीनगर और जम्मू में। यहीं पर संस्कृत पंडित से रघुवंश रामायण, हितोपदेश, फारसी मौलवी से शेख सादी और अमेरिकी पादरी से अंग्रेजी की शिक्षा घर पर ही शुरू हुई। शास्त्री जी को स्कूल शिक्षा में विश्वास नहीं था। बचपन में व्याकरण के पंडित से मेल नहीं हुआ। घर पर धार्मिक अनुष्ठान स्मार्ट ढंग से होते थे। बड़ी बहन जो लगभग 8 की थी, जितना अधिक स्नेह करती थी उतना ही दोनों बड़े भाई ब्रह्मानंद और जीवानंद जो 34 में दिवंगत हो गए थे प्रतिस्पर्धा रखते थे। प्रतिस्पर्धा समझते हैं ना, कंपटीशन रखते थे कि अच्छा इसके इतने नंबर और मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी है। आपस में प्रतिस्पर्धा, और अनुस्पर्धा मीन्स खुद से खुद का कंपटीशन, ठीक है। तो ये उनका जीवन परिचय था और इनका पूरा नाम सुनना चाहेंगे आप? हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय, ठीक है। याद रखिएगा, हो सकता है आपको आगे आने वाले प्रश्नों में पूछ लिया जाए कि लेखक अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। तो क्या है बताइए? हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय जी। अब ये जो चैप्टर है, पाठ कि मैं क्यों लिखता हूँ, लेखक इसमें अपने मन के भीतर की संवेदनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, ठीक है। उनका ये मानना है कि मुझे ये तो पता चले कि मैं लिखता क्यों हूँ, और ये कब पता चलेगा कि मैं क्यों लिखता हूं? जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक ये क्यों पता चलेगा कि मैं लिखता क्यों हूं। क्योंकि जो भी लिखते हैं, हम जो भी बोलते हैं या हम जो भी पाठ पढ़ते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य तो रहता ही है ना बेटा। कहता है ना कि निरर्थक बातों को कोई नहीं सुनता। यदि यूं ही हम कुछ भी कलम चलाते रहेंगे तो उसको कोई नहीं देखेगा। तो जब कुछ सार्थक रूप से लिखा, पढ़ा, बोला या सुना जाता है तो उसके पीछे उद्देश्य होता है। तो लेखक उसी उद्देश्य को ढूंढना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से, और हमसे ये पूछना चाहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूं, बताइए। आप मेरी रचना पढ़ेंगे, आप मीन्स हम और आप सभी पाठक जो पढ़ते हैं, ठीक है। किसी भी रचनाकार की जो रचनाएं पढ़ते हैं उनको पाठक कहते हैं, ठीक है। सुनने वाले को श्रोता, बोलने वाले को वक्ता। तो यहाँ पर लेखक ने यही प्रश्न किया है कि मैं क्यों लिखता हूं, और इसका जवाब मुझे जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं लिख नहीं देता, ठीक है। आइए पाठ पर चलते हैं। यहाँ पर उनके भांति भांति के प्रश्न आपको समझ में आएंगे कि वो क्या कहना चाहते थे। ये चित्र देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी नजर आएगा। साथ ही साथ उन्होंने इस पाठ में हिरोशिमा, जापान पर हिरोशिमा पर जो बमबारी हुई थी उसका चित्र भी खींचा है कि किस तरह से वे विज्ञान के विद्यार्थी थे। हाँ, किताबी ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ हम ये भी देखेंगे कि किताबी ज्ञान को पढ़कर हमें ये चलेगा पता कि हाँ ये ऐसा है तो ये ऐसा है, लेकिन जब तक हमें प्रैक्टिकल नॉलेज या वास्तविक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उस जानकारी या उस ज्ञान की तह तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, सुनिए ध्यान से और पढ़िएगा भी। प्रस्तुत पाठ अज्ञेय द्वारा लिखित है।
इस पाठ में अज्ञे जी ने अपने लिखने के कारणों पर प्रकाश डाला है। लेखक क्यों लिखता है, यह प्रश्न बहुत कठिन है। इसका उत्तर देते हुए लेखक स्वयं कहता है कि मैं इसलिए लिखता हूं कि स्वयं जानना चाहता हूं कि मैं क्यों लिखता हूं। ठीक है, कोई भी कार्य जो हमारे द्वारा किया जाता है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानना चाहते हैं कि जो कार्य हमारे द्वारा किया गया है वो कैसा है, और जब तक हम कोई कार्य करेंगे नहीं तब तक हमें पता चलेगा नहीं कि वो कार्य सही है या गलत है या और सुधार की आवश्यकता है। क्लियर? लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा। अज्ञे भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता है। कुछ लेखक प्रसिद्धि मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखते हैं। जैसे लिखने के कई सारे कारण होते हैं। बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं बल्कि भीतरी प्रकाश होता है। लिखने के पीछे लेखकों ने कई कारणों का यहाँ पर जिक्र किया है कि आखिर कोई क्यों लिखता है। क्यों लिखता है? क्या कभी आपने सोचा कि आप क्यों लिखते हैं? जवाब आया, मैम परीक्षा में पास होने के लिए। ये भी सही बात है। क्या आप में से कभी किसी ने परीक्षा के अलावा या अपनी जो विद्यालय की उत्तर पुस्तिकाएं हैं या आपकी जो नोटबुक्स हैं उनके अलावा कुछ और लिखने का प्रयास किया? क्यों? यदि किया तब भी बताइए क्यों, यदि नहीं किया तब भी बताइए क्यों। हाँ बिल्कुल, आप में से कुछ बच्चे हैं जो लिखते हैं। जैसे अपने आप कभी हमने कविता बनाई होगी, कभी कुछ रचना की होगी, कभी कोई अनुच्छेद लिखा होगा हिंदी भाषा में ही या अंग्रेजी भाषा में। तो उस लिखने के पीछे क्या कारण था? क्या आपसे किसी ने कहा कि आप लिखो इसलिए आपने लिखा, या आपकी भीतरी प्रेरणा, आपको इंटरनल मोटिवेशन मिला कि मुझे लिखना है इसलिए मुझे लिखना है क्योंकि मुझे लिखना चाहिए? तो लिखने के पीछे कई कारण होते हैं। कुछ लोग कमाने के लिए लिखते हैं, धन की मतलब इनकम के लिए लिखते हैं कि यदि बहुत अच्छे रचनाकार हैं और किसी ने उनकी प्रशंसा की, उनका जो कविताएं थीं या रचनाएं थीं वो पढ़ने योग्य थीं और बहुत सराही गई, तो उनको बाहरी जो प्रेरणा है वो मिली और उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया, फिर उनकी पुस्तकें भी छपने लगती हैं। ठीक है। कुछ लोग अपनी मन की बातों को किसी से नहीं कह सकते हैं इसलिए वो लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों के पास अपनी एक पर्सनल डायरी होती है जिसमें वो अपने सारी मन की बातें लिखते हैं जो वो किसी से भी शेयर या साझा नहीं करना चाहते। मीन्स कुछ लोग इसलिए लिखते हैं कि वो अपनी बातों को व्यक्त नहीं करना चाहते, तो वो अपनी बातें कलम के द्वारा एक कॉपी पर लिख देते हैं। कुछ लोग जैसे लेखक ने कि क्यों लिखा है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। लेखक ने कहा क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मैं लिखता क्यों हूं इसलिए लिख रहा हूं। तो यहां पर लिखने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है कि हमें लिखना है इसलिए हम लिख रहे हैं, बल्कि उसके पीछे कई कारण हैं। ठीक है। लेखक में रचनाकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है लेखन में। ठीक है। कुछ लेखक बाहरी दबाव के बिना लिखे ही नहीं पाते। अज्ञे उनकी तुलना करते हुए कहते हैं कि वे उन व्यक्तियों के समान हैं जो आंख खुल जाने के बाद भी घड़ी के अलार्म बजने का इंतजार करते हैं। अच्छे से सुन लीजिए, कुछ लेखक बाहरी दबाव के बिना लिख नहीं पाते। अज्ञे उनकी तुलना करते हुए कहता है कि, या कहते हैं, हम उनको सम्मान पूर्वक लिख सकते हैं लेकिन किताबी में इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है, कि वे उन व्यक्तियों के समान हैं जो आंख खुल जाने के बाद भी घड़ी के अलार्म बजने का इंतजार करते हैं। कभी आपने ऐसा किया है? बिल्कुल किया होगा कि हाँ, अलार्म तो मैंने 5 बजे का लगाया, ओह अभी तो 4 बज रहे हैं, थोड़ा और सो जाता हूँ। अब हो सकता है हमारी नींद खुल गई हो और हमारी नींद अच्छे से पूरी हो गई हो इसलिए वो अपने आप खुल गई, लेकिन हमें लगता है अलार्म तो बजे तभी उठेंगे। मीन्स हम किसी ना किसी पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ कुछ जो लेखन कार्य में शामिल रहते हैं वो बाहरी दबाव के कारण रहते हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि आप लिखिए इसलिए उनको लिखना है। आया समझ में? अब अज्ञे को कभी बाहरी दबाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। अज्ञे भीतरी व्यवस्था का वर्णन करते हुए अपने जीवन के बारे में बताता है कि वह विज्ञान का विद्यार्थी रहा है। उन्होंने स्वयं अपने बारे में कहा है, इसलिए यहाँ पर
है ना लिखकर है लिखा है, ठीक है। उसे अणु और रेडियो धर्मिता का पुस्तकीय ज्ञान तो था, रेडियो धर्मिता समझते हैं, ठीक है, पर जो रेज रहती हैं, ज्ञान तो था, पर जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा तो उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। यहां पर आप देख सकते हैं, आपने पहले भी सुन के रखा होगा कि कब की बात है ये, शायद 1945 की बात है, यस, जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी हुई थी और कितने लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे, कितने लोगों की मतलब पूरा का पूरा जो शहर था वो धराशायी हो गया था, है ना, पूरा शमशान बन गया था। तो उन्होंने ये भी अनुभव किया, पहले उन्होंने पढ़ा था कि अच्छा ऐसा होता है, ये होती हैं रेडियो एक्टिव रेज या इस तरह की ये किरणें होती हैं जिससे यदि आदमी का शरीर छलनी हो सकता है, ये पढ़ना अलग बात है। लेकिन जब उन्होंने ये अनुभव किया तो उनकी कलम अपने आप चली और वो लिखने के लिए विवश हो गए, ठीक है। विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति लेखक की बुद्धि का विद्रोह संभव था, इसलिए लेखक ने बौद्धिक व्यवस्था के कारण नहीं, अनुभूति के कारण लेख लिखा। बौद्धिक व्यवस्था नहीं कि उनको बुद्धि में मतलब कुछ उन्होंने किसी ने उनसे कहा होगा कि आप बहुत अच्छे रचनाकार हैं, अरे लिखिए, आप तो आपके विचार, आपकी सोच बड़ी अच्छी है, आपको तो लेखन कार्य में शामिल हो जाना चाहिए। इस कारण उन्होंने लिखना प्रारंभ नहीं किया, उन्होंने अपनी अनुभूति, ठीक है, अपने अनुभव से लिखना शुरू किया। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनको स्वयं को ये महसूस हुआ, ये एहसास हुआ कि मैं लिखकर अपनी बातों को यहाँ पर तो कलम के माध्यम से तो उसको कार्यरूप कर ही दूं या उसको एक अच्छा सा रूप दे दूं। क्या हालत थी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेखक एक उदाहरण देते हुए कहता है कि युद्ध में सैनिक बेवजह हजारों मछलियां मार देते हैं जबकि उन्हें थोड़ी सी मछलियों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर कहीं भी कोई भी जाता है या मान लीजिए कहीं जाना चाहते हैं, भीड़ की भीड़ जानी चाहती है, अब युद्ध में सैनिकों को भूख लगी है, मछलियों को मारना चाहते हैं तो चाहिए उनको इतनी, लेकिन जाल बिछाकर वो हजारों मछलियों को मार डालते हैं। ठीक उसी तरह से युद्ध का परिणाम होता है कि शत्रुता किसी और से होती है और मारे जाते हैं बेगुनाह लोग। इस तरह से ये दुनिया बेगुनाह, कहते हैं, आपने सुना है ना बेटा, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ये बहुत एक कहावत है, आपने अवश्य सुनी होगी कि अधिकतर शत्रुता जिससे होती है उस तक तो पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो बहुत से बेगुनाह अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं, उनके परिवार, उनके घर, उनके बीवी बच्चे सब बिलखते रह जाते हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ अपने स्वामी की या अपना जो लीडर है उसकी रक्षा करनी होती है और वे आगे आ जाते हैं, ठीक है। जब लेखक जापान गया तो वह हिरोशिमा के अस्पताल में भी गया। अब जब उस समय वो बमबारी हुई और क्या स्थिति थी वो आपने अवश्य पढ़ी होगी। उन्होंने क्या किया, लेखक जब अस्पताल में गए और अणुबम से आहत लोगों को देखकर बहुत अंदर से वो स्वयं आहत हुए, उनको दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। लेखक को प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर वह अनुभव से ज्यादा अनुभूति को मानते थे, क्योंकि अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को पा लेती है जो वास्तव में रचनाकार के सामने कभी हुआ ही नहीं। फिर एक दिन सड़क पर लेखक ने जले हुए पत्थर पर जली उजली छाया देखी, ठीक है, आपकी पाठ्यपुस्तक में भी देखी आपने कि लेखक अनुभव से ज्यादा अनुभूति पर फोकस रहते थे। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अनुभूति, संवेदना, इमोशंस, ठीक है, और कल्पना के सहारे उस सत्य को पा लेती है। जैसे वो अस्पताल गए, अब उनको ऐसी स्थिति दिखी, मतलब उनका हृदय कांप उठा कि उन लोगों की जब हालत देखी तो उस कल्पना में वे चले गए कि उन्होंने किस तरह से सहा होगा, उनके घर परिवार वाले कैसे होंगे। कल्पना बहुत दूर तक चली जाती है, ठीक है। जो आंखों के सामने है प्रत्यक्ष है वो सिर्फ उतना ही है कि एक मरीज है, एक लेटा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई बच्चा है जो रो रहा है, ये हम आंखों के सामने देख रहे हैं। लेकिन कल्पना कहां कहां चली जाती है कि क्या इसके माता पिता अब नहीं रहे, ये बच्चा भूख से भी बिलख रहा है, अब इसका भविष्य क्या होगा। तो कल्पना की कोई सीमा ही नहीं होती है, क्योंकि आपने सुना होगा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, अथाह होती है वो, गहराई भी अनंत और सीमा भी अनंत, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने अनुभव से अधिक
अनुभूति को मान्यता दी है, प्रमुखता दी है, क्योंकि अनुभव सिर्फ वही है जो आसपास हम देख रहे हैं, जीवन में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अनुभूति अर्थात कल्पना, इमोशंस, वो चले जाते हैं दूर दूर, उसके आगे के, उसके पीछे का सब कुछ सोच लेते हैं, और उससे जो भावनात्मक व्यक्ति रहते हैं, जो वास्तव में एक सच्चे व्यक्ति रहता है या अच्छे व्यक्ति रहते हैं, उनका दिल दहल जाता है और उन्हें लगता है कि अब क्या किया जाए, किस आधार पर या किस तरह से हम इनकी सहायता करें। तो लेखक ने अपनी रचना के माध्यम से, क्योंकि आपने एक और कविता जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ना बेटा कि रचनाकार हों, कवि हों, अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन में जागृति फैलाते हैं। किस तरह से? क्योंकि समाचार पत्र हों या पत्रिकाएं हों या कवि की कविताएं हों, वो एक दूसरे से पूरे मतलब दुनिया में या जहां में फैल जाती हैं और लोग उनको पढ़कर सच्चाई से रूबरू होते हैं। तभी तो कहते हैं साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। ठीक है, यहां पर उन्होंने यही कहा है कि वे वास्तव में रचनाकार के सामने कभी हुआ ही नहीं, फिर भी एक दिन सड़क पर लेखक ने जले हुए पत्थर पर जली उजली काया देखी। ठीक है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है और अभी हमने देखी थी कि पत्थर पर एक काया, मतलब इस तरह से एक आदमी की छपी हुई है कि किस तरह से उसको जो रेडियो धर्मिता थी, जो किरणें थी, जो रेज थी, वो उसको छलनी कर गई और उसका शरीर वहां पर पत्थर में भी छप गया। ये देखकर रूह कांप उठी लेखक की। ठीक है, विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और रेडियो धर्मी पदार्थ की किरणों ने पत्थर को झुलसा दिया, उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया। क्योंकि जो आग है, जो बम है, वो ऐसे इस तरह से हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि आखिर कहां क्या था। ऐसा नजारा, ऐसा मंजर था वहां का कि आसपास के कई, बेटा आपने बिल्कुल पढ़ा होगा इतिहास में कि कितना खतरनाक था वो समय, और आज भी उसको देखकर सुनकर रूह कांप जाती है। ठीक है, उस समय लेखक को प्रत्यक्ष अनुभूति हुई कि मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। जब उन्होंने उस पत्थर पर उस छवि को देखा जो कि रेडियो एक्टिव जो रेज थी उनके कारण जो आदमी भाप बनकर उड़ गया, जल गया पूरी तरह से, और जो छप गया पत्थर पर, तो लेखक को ऐसा अनुभव हुआ कि वे स्वयं भी वही हैं। प्रत्यक्ष अनुभूति हुई उनको। इसी से लेखक के मन में विवशता जागी जिसने उसको लिखने के लिए प्रेरित किया। अज्ञे ने हिरोशिमा पर भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे एक कविता लिखी। यह कविता अच्छी है या बुरी, इसके बारे में लेखक को नहीं पता, परंतु लेखक ने अपनी अनुभूति प्रकट की है। अपनी जो भी उन्होंने अनुभव किया, जो अनुभव किया है, जो अनुभव कर रहे हैं, या जो हम कल्पना में चले जाते हैं, या कोई भी लेखक और कवि जो रहते हैं ना, वो तो और उनकी सीमाएं अनंत होती हैं सोचने समझने की और कल्पना शक्ति की। ठीक है, तो वो बैठे बैठे उसी में रेलगाड़ी में बैठे बैठे कविता लिख रहे थे, और वो यही कहना चाहते हैं कि अब मुझे नहीं पता कि मैं जो कविता लिख रहा हूं वो अच्छी है या बुरी है, किसी को पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन बस मैं तो अपनी अनुभूति को इस किताब पर या पेन के सहारे, कलम के सहारे उकेरने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, लेखक की इस तरह की जो कल्पना थी उसको एक उन्होंने कार्य रूप देकर इस पाठ की रचना की। और साथ ही साथ मैं आपसे फिर कहूंगी, जैसा कि क्षितिज पाठ्य पुस्तक में हमने सबसे पहले कविता पढ़ी, ठीक है, पाठ 4 था हमारा, यस, आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आत्मकथ्य, जिसमें उन्होंने आत्मकथा ना लिखकर आत्मकथ्य लिखा था। हमने आत्मकथा, जीवनी और आत्मकथ्य का अंतर भी जाना था। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, जो कि कवि हैं, लेखक हैं, सब कुछ है, बहुत सारे टैलेंट हैं आप में, तो आपको लिखना है, कोशिश कीजिएगा लिखने की। अब क्यों लिखना है उसका उत्तर भी आपको स्वयं मिल जाएगा जब आप लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, आशा करती हूं ये पाठ आपको समझ में भी आया होगा। साथ ही साथ जो लेखक के मन में विचारों के बवंडर उमड़ रहा था, प्रश्नों के बहुत सारे जाल या उफान आ रहा था, उसका भी समझ में आया होगा कि अच्छा इसलिए लेखक ने ये लिखा है। ओके, तो बेटा आपको जो भी चैप्टर्स देखने हो या किसी पाठ से संबंधित आपको प्रश्न अभ्यास देखना है, या आपको MCQs या जिनको हम कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, उनकी जानकारी चाहिए, सब कुछ मिलता है आपके लिए यहाँ पर। कैसे जाना है, कहाँ पर जाना है, वो मैं आपको बता देती हूँ।
आपके हाथ में जो डिवाइस है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आप तो स्मार्ट बच्चे हैं, तो सबसे पहले आप अपने इंटरनेट को ऑन तो करेंगे ही, कर ही रहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स आप टाइप कर लीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आप देखेंगे कि आपके क्लास 10th से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, जस्ट लाइक दिस। यस, क्या देखना चाहते हैं आप? क्या आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, आपके जो विषय हैं वो इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं वीडियोस, या आप सीबीएसई हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं अपने वीडियोस, या फिर आप इंग्लिश स्पोकन, हाँ, स्पोकन इंग्लिश कुछ ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं जिससे आप बिल्कुल एकदम ऐसा लगे फ्लुएंट इंग्लिश आप बोलने लगे, कुछ ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी यही है। या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, इससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं हेतु आपकी हेल्प कर सके, वो भी यहाँ पर है। या फिर आप चाहते हैं यूपी बोर्ड संबंधी वीडियो जो आपको भारत के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं उससे रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ मिलेगा आपके लिए। बेटा आपकी हेल्प के लिए, आपके भविष्य के लिए मैग्नेट ब्रेन्स बहुत सारा कुछ लेकर आया है, और वो भी कैसे? नो नो नो, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें पैसे दीजिए हम आपको वीडियोस देंगे, नो, बिल्कुल नहीं। कभी आपको कोई पैसे नहीं देना है। हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना है, इतना पे करना है, ये फॉर्म भरना है, नो। हमेशा आपको इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर फ्री में वीडियोस रहेंगे अवेलेबल आपके लिए, ठीक है। अब जैसे आप गए सीबीएसई हिंदी मीडियम पर, ठीक है बेटा, सीबीएसई हिंदी मीडियम पर जाते ही आपने देखा कि हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पर सामग्री नजर आएगी। क्या 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 देखना है आपको? क्या आपको पाठ्यक्रम देखना है, विषय का संपूर्ण विवरण देखना है, सभी अध्यायों का क्रम अनुसार देखना है कि क्या है, संपूर्ण अध्याय का वीडियो देखना है, या फिर एक बार में संपूर्ण वन शॉट वीडियो देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल देखना है, या जो सभी राज्यों के लिए उपयोगी है उस तरह का कुछ देखना है? यस, जो भी आपको देखना है वो मिलेगा यहीं पर। अब जैसे आप हिंदी में, आपको क्या जानना है बताइए? किसी पाठ पर जाना चाहते हैं, किसी कविता पर जाना चाहते हैं? नो, क्या देखना चाहते हैं? पाठ्यक्रम, सिलेबस। स्मार्ट बच्चे, यस, सिलेबस पर आप जाएंगे। सिलेबस पर क्लिक करते ही आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ जाएगा इस तरह से आपकी चार बुक्स। घबराइए मत, 4 बुक्स आपके लिए नहीं है। सीबीएसई के द्वारा एनसीईआरटी से 2 कोर्स अवेलेबल है, कोर्स आ और कोर्स बा, ठीक है। कोर्स ए में 2 पुस्तकें हैं जिनका नाम है क्षितिज और कृतिका। कोर्स बी में भी आपकी 2 पुस्तकें हैं जिनका नाम है स्पर्श और संचयन, ठीक है। क्षितिज में भी चैप्टर्स हैं, काव्य खंड है, गद्य खंड है, ठीक उसी तरह से जो कृतिका है उसमें कहानियां दी रहती हैं, है ना, उनको हम पढ़कर कुछ रोचक अंदाज भी में आ जाते हैं। साथ ही साथ इसमें स्पर्श में भी आपको काव्य खंड मिलेंगे, गद्य खंड मिलेंगे, संचयन में भी वही कहानियां मिलेंगी। अब यहाँ पर आपको हर एक कविता की, हर एक गद्य की नाम, साथ साथ कवि कौन है और उनका जीवन, या इस जो शीर्षक दिया जाएगा उसका क्या अर्थ है, तो हर एक पाठ का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है जो कि आपको समझ में आ जाएगा। आप यदि ये वीडियो देख लेंगे तो आप बिल्कुल, आई प्रॉमिस, यस, गारंटी से, बिल्कुल बिल्कुल हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर यदि आप ध्यान पूर्वक ये वीडियो देख लेंगे तो बेटा आपको हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी पूरे साल। और साथ ही साथ आप अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाई बहनों को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इस पर ये वीडियो देख लीजिए, नेक्स्ट ईयर जब वो आने वाले होंगे कि हाँ मैंने यहाँ से देखा था, रियल में मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं समझ गया या मैं समझ गई। तो इस प्रकार से आप वीडियो को देखेंगे तो आपको हर एक पार्ट का विस्तृत जानकारी, मीन्स इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। कोर्स ए और कोर्स बी की दोनों बुक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ है। आप यहां पर रहिए, प्लेटफॉर्म पर रहिए, लाइक भी करते जाइए, सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ ही साथ बहुत अधिक शेयर भी करना है बेटा। जितना अधिक शेयर होगा उतना अधिक हमारे, आपकी तरह हमारे साथ बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन शिक्षा एकदम फ्री बेटा, 100% फ्री,
नो सब्सक्रिप्शन, नो पेड सब्सक्रिप्शन, कुछ नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है, और हमेशा आपको वीडियोस मिलते रहना है। समझ में आया? तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में, अपने जो भी पहचानने वाले हैं, परिचित हैं, उनमें भी शेयर कीजिए, ताकि हम और आप हमेशा साथ में रहें और हमारा बॉन्ड स्ट्रांग बनता जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के प्रश्न अभ्यास के साथ, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।